हाय गाइस, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पैसिव वॉइस। देखिए, पैसिव वॉइस हमारा कंप्लीट हो गया था और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इन पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल पर रहेगा। किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका आंसर किस ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार दिया जाता है, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लगाना चाहिए, ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता दिया। अब आप एग्जाम्पल को देख करके उस क्वेश्चन को सोल्व आउट करोगे, उसका आंसर लेके आओगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि इस तरीके का आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये देखिए मस्ट मॉडल वाला क्वेश्चन है, यानी मस्ट आ जाता है तो कंफर्म आपको पता है कि जो टेंस से रिलेटेड परिवर्तन होगा, सॉरी, जो वर्ब से संबंधित परिवर्तन होने वाला है वो उसके आगे क्या लगाना है, बी लगाना होगा। और वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है, वो बाई का यूज देखते हैं इसमें होता है या नहीं। चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये देखा, यहाँ पर ये देखा, ठीक है। तो इस प्रकार का यदि सेंटेंस आपके यहाँ बनता है तो आप जो वहां का ऑब्जेक्ट है उसको आप क्या बना दो, सब्जेक्ट बना दो। बना दिया मैंने ड्यूटी। उसके बाद में यहाँ पर मस्ट, उसके बाद में मस्ट के बाद में पता है आपको बी, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, और उसके बाद में बाई लगा के, लेकिन देखिए बाई के बाद में वन तो लिखा ही नहीं जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये आपका आंसर बन जाएगा, ड्यूटी मस्ट बी डन। क्वेश्चन था वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। आपका यहाँ पर जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ड्यूटी मस्ट बी डन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, माई वाइफ इज टू बाई ए स्कूटर। माई वाइफ इज टू बाई ए स्कूटर। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि यहां पर 2+V1, यहां पर इन्फिनिटिव बन रहा है। ये क्या बन रहा है यहाँ पर, इन्फिनिटिव। तो देखिए, इन्फिनिटिव वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको पता है कि जब जब भी इन्फिनिटिव बनता है 2+V1 बनता है, हम लोग जब उसका पैसिव चेंज करते हैं तो 2B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए एक्सचेंज कर दीजिए आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो यहां पर बना दिया मैंने ए स्कूटर, उसके बाद में यहां वर्ब दी हुई है इज, ठीक है। उसके बाद सॉरी, ये एच जो दे रखी है यहाँ पर एज, उसके बाद में देखिए ए स्कूटर एज, और अब यहां पर 2 बाई, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, टू बी बॉट। ए स्कूटर इज टू बी बॉट बाय माई वाइफ। ये आपका इसका आंसर बन जाएगा। देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को इधर ले आए, सब्जेक्ट बना दिया, जो भी यहाँ पर वर्ब थी लिख दिया। टू के बाद में V1 आता है तो 2B वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दिया, 2B वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर जो सब्जेक्ट था बाय लगा के लिख दिया। बाय इसलिए लगाया क्योंकि माई वाइफ एक पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ एक लेट सेंटेंस। देखिए, लेट सेंटेंस जब भी आता है इस क्वेश्चन को आपको पता है लेट से ही वापस शुरू कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ जो ये वर्ड है और यहाँ जो ये वर्ड है उसको आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द मेज। और देखिए, जब जब भी आपने पैसिव में लेट लिखा था उसके बाद में बी आपने लिखा था, कंफर्म, लेट द मैच बी। उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, यहाँ पर थर्ड फॉर्म प्लेड, और उसके बाद में बाई, और उसके बाद में हिम। इस तरीके से आपको यह क्वेश्चन सोल्व आउट करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर था इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, वेयर डिड यू फाइंड दिस पेन। क्वेश्चन है, वेयर से WH वर्ड से को क्वेश्चन शुरू होता है तो हम वापस उसे उसी WH वर्ड से शुरू कर देते हैं। अब देखिए, यहां पर आया डिड। डिड को हम चेंज किस में करेंगे, वोज वर्ड में। किस में चेंज करते हैं डिड को, वोज वर्ड में। तो यहां पर देखिए ये यूं है, इधर दिस पेन आ गया, तो हम इस दिस पेन को इधर यू के स्थान पे लेके आएंगे और यू आपका उधर जाएगा, तो दिस पेन क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। तो ऐसी स्थिति में यहां पर क्या बन जाएगा, वॉज, ठीक है, वेयर वॉज। उसके बाद में लिखा जाएगा दिस पेन, जो आपका ऑब्जेक्ट था उसको बना दिया मैंने सब्जेक्ट। उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म फाउंड, ठीक है। कई स्टूडेंट से फाउंडेड करने की कोशिश करते हैं जो गलत होता है। वेयर वॉज दिस पेन फाउंड बाय, और अब यहां पर आपका क्या आ जाएगा,
ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो यू है। बाय लगा दिया, बाय इसलिए लगाया क्योंकि ये यू क्या था, एक पर्सन था। फिर उसके बाद में इट इज टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट। इट इज टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट। इसका जो आंसर आपको बनाओगे आप लोग, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए, इट इज टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट। देखिए इट इज टाइम वाला है, ये आपको कॉन्सेप्ट याद था, इट वर्ब नाउन इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए क्या करते हैं, इट से ही वापस से यहां तक नाउन तक आप सेंटेंस वापस लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में फोर का यूज करते हैं और यहाँ का ऑब्जेक्ट था वो फोर के बाद में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में 2 + V1 आया, उसको 2B + वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2B, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन। इस तरीके से हम इन एग्जांपल्स को सोल्व आउट करते हैं। तो आप कैंडिडेट्स ध्यान दें, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके आता है तो हर एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए और उसके इस तरीके से आप सोल्व आउट करोगे। नेक्स्ट जो पार्ट है वो देखिए, एक क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से है। अब देखिए, ऐसे ही पैसिव का कोई सेंटेंस दे दे आपको और उसमें कॉमन एरर आपको ढूंढनी हो। ठीक है, कॉमन एरर वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि कई बार जो है क्वेश्चन में क्या करता है, पैसिव का सेंटेंस तो देता है वो ऑलरेडी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कॉमन एरर डाल देता है वो। तो आखिर जो एरर है वो कहां पर सेंटेंस में है, ये आपको पता करना है। तो देखिए आगे की जो टाइप्स है मेरे कुछ इसी तरीके से रहेंगे। चलो देखिए, आगे आपके सामने क्वेश्चन है कॉमन एरर वाले, यानी यहां पर मैंने सेंटेंस दिए आपको फॉर, इस सेंटेंस में कौन से भाग में एरर है, वो एरर वाला पार्ट आपको बताना है, ढूंढना है। जिसे मैंने इसको कह दिया 1, इसको कह दिया 2, इसको कह दिया 3, इसको कह दिया 4 और इसको कह दिया 5। इसको कह दिया 1, इसको कह दिया 2, इसको कह दिया 3, इसको कह दिया 4 और इसको कह दिया 5। इसको कहा 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3 और 4, ये 4 और ये 5। यानी हर एक सेंटेंस के 5 पार्ट मैंने बना दिए हैं। 5 पार्ट इसके मैंने यहाँ पर लिखे हैं। कौन से पार्ट में एरर है वो एरर आपको ढूंढनी है। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ध्यान से देखना, द इंस्पेक्टर अरेस्टेड द रॉबर एंड सेंड हिम टू प्रिजन, और लास्ट में है नो एरर। देखिए सबसे पहले कौन से पार्ट में एरर है, द इंस्पेक्टर अपने आप में सब्जेक्ट है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अरेस्टेड वर्ब है, V2 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। द रॉबर कोई दिक्कत नहीं है। अब लगाया यहाँ एंड। अब मेरी बात को समझना, और उसके बाद में लिखा सेंड हिम टू प्रिजन, यहां पर बात कही इसने एंड। तो देखिए एक जनरली एक सामान्य एक रूल होता है, कॉमन रूल जिसे कहते हैं, जनरल रूल जिसे कहते हैं कि एंड से पहले जो वर्ब, एंड से पहले यदि सब्जेक्ट एक होता है, एंड से पहले या एंड वाले सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट एक है तो दोनों तरफ वर्ब भी एक ही फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहां V2 है तो यहां बी सेंटेंस में क्या होना चाहिए, V2 ही होना चाहिए। तो यहां पर सेंड के स्थान पर क्या बनना चाहिए था, सेंड के स्थान पर बनना चाहिए था सेंट, SENT। यानी यहां आपकी कॉमन एरर है, यहां पर क्या बनना चाहिए था, एंड सेंट, यहां पर आना चाहिए था सेंट। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड सेंटेंस, whom was the interesting novel गोदान रिटर्न, और ऊपर लिखा हुआ नो एरर। देखिए whom was the interesting novel, तो कंफर्म सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस मुझे लग रहा है कि यहाँ वॉज आ गया, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो पैसिव का है। तो मेरी एक बात समझ में आई कि कभी भी whom तो पैसिव में रहता ही नहीं है। ठीक है, वो वूम किस में चेंज होता है, बाय वूम में हो जाता है। अगर यहां पर चलो कोई बात नहीं है, यहां सेंटेंस कुछ इस तरीके से बना भी दिया तो मुझे यहां कहीं पर भी बाय नजर नहीं आ रहा है। तो ध्यान दें, यहां पर सेंटेंस में क्या होना जरूरी है, बाय। तो देखिए इस सेंटेंस में जो बाय लगेगा वो क्या कहां पर लगेगा, वूम वाले सेंटेंस में, ठीक इससे पहले ही लगता है। तो यहां पर हुम की जगह क्या होना चाहिए था, बाई हुम होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, बाई हुम। ये इस तरीके से आपका सेंटेंस बनता। हुम के स्थान पर क्या आता, बाई हुम, तब आपका सेंटेंस क्लियर होता।
आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहीं पर है, आगे किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड बाय द प्लेस ऑफ शेक्सपियर, नो एरर। देखिए 5 पार्ट बना रखे हैं। ही इज वेरी मच, कंफर्म, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्टेड, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लगा दिया बाय, तो कहने का मतलब पैसिव का सेंटेंस है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, जब पैसिव का सेंटेंस है तो देखिए यहां इज आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, कोई दिक्कत नहीं है, बाय का यूज भी कर दिया। द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, और शेक्सपियर की जो नाटक है, तो कोई प्रश्न तो विशेष रूप से है नहीं। तो मेरे को यहां पर थोड़ा डाउट हो रहा है इस पार्ट के ऊपर। देखिए मैंने आपको बताया था, जब मैंने कहा था उचित प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो जब मैंने प्रपोजिशन का यूज करवाया था वहां ये कहा था कि जब भी इंटरेस्टेड आएगा तो आप इन प्रपोजिशन का यूज करें। इंटरेस्टेड जब भी आएगा वहां प्रपोजिशन का यूज कौन सा करवाया था मैंने, इन प्रपोजिशन का यूज करवाया था। तो यहाँ बाय के स्थान पर क्या आना चाहिए था, आपके इन आना चाहिए था, तभी आपका सेंटेंस करेक्ट होता। इस तरीके से आपको सेंटेंस सोल्व आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 टाइप वाला। द यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू बी होल्ड आवर एग्जामिनेशन, उसके बाद में है इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, और कह रखा है नो एरर। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये पता करें कि सेंटेंस एक्टिव का है ना पैसिव का है। तो यहाँ पर देखिए इज गोइंग आया है, और यहाँ पर मुझे कहीं भी बाय वगैरह नजर नहीं आ रहा है, और मैं सेंटेंस देखूं द यूनिवर्सिटी ही ऑर्गेनाइज करवाने जा रही है, तो मैं कह सकता हूँ ये सेंटेंस मेरा एक्टिव वॉइस का है। सेंटेंस मेरा एक्टिव वॉइस का है तो यहाँ पर बी तो आना ही नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं, यहाँ बी तो आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो कॉमन एरर जो बनने वाली है वो इसी सेंटेंस में बनने वाली है। और देखिए टू के बाद में बी, बी के बाद में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, जब यहाँ आ रहा है होल्ड, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर जो अब आपकी वर्ब बनेगी वो क्या बन जाएगी, टू, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद में किसका यूज हो जाएगा, V1 का यूज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सेंटेंस फॉलो करना है, अपना आंसर कुछ इस तरीके से आपको बनाना है। ये थे आपके वॉइस के कुछ एग्जांपल। आज हमारा जो अब आगे का जो टॉपिक है वो है रिपोर्टेड स्पीच का, जिसे अपन बोलते हैं नरेशन का। ठीक है, कि जिसे अपन बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। तो हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन पार्ट पढ़ने हम जा रहे हैं। तो देखिए नरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। चलो देखिए हमारा टॉपिक है नरेशन। देखिए नरेशन का शाब्दिक अर्थ होता है कथन, स्टेटमेंट। नरेशन का शाब्दिक अर्थ होता है कथन, स्टेटमेंट। देखिए एग्जाम में यह जो नरेशन है ये भी अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो पहले तो इसकी जो संपूर्ण इसका जो फाउंडेशन है, इसकी जो नींव है, जो इसका बेसिक है, उस बेसिक को हम समझेंगे, तभी जाकर के हमारे आगे के जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएंगे। तो देखिए नरेशन क्या एक कथन है, एक स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट को कहने का एक तरीका मेरा अलग हो सकता है, उसका अलग हो सकता है। तो यहां पर उस स्टेटमेंट के, उस नरेशन के जो टाइप्स हैं वो बता रखा है, कहने का जो तरीका है वो यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रखा है। और वही किसी भी बात को कहने का मेरा जो तरीका है, ठीक है कि नहीं, वही आपको क्या बना रहा है, इस नरेशन के फॉर्म को बनाता है। तो देखिए शाब्दिक अर्थ इसका मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, क्या होता है, कथन होता है। इसके पार्ट होते हैं 2। एक को बोला जाता है डायरेक्ट, और दूसरे को कहा जाता है इनडायरेक्ट नरेशन। एक को कहा जाता है डायरेक्ट और दूसरे को कहा जाता है इनडायरेक्ट। देखिए मेरी बात को समझना, यहां डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है, पहले इन दोनों की आप जो भी डेफिनेशंस बने उसको समझने की कोशिश करना। डायरेक्ट क्या है, ऑडियंस, कोई भी सुनने वाला, कोई बात हो रही थी किसी के बीच, मैंने उस बात को सुना, ऑडियंस, स्पीकर जो बोलने वाला है, श्रोता सुनने वाला, ऑडियंस, ऑडियंस, स्पीकर बोलने वाला के स्टेटमेंट को स्पीकर के, बोलने वाले के तरह ही एक्सप्लेन कर दें,
वही आपका डायरेक्ट है। यानी दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, उन दोनों पर्सन ने, जो बोलने वाला व्यक्ति है वो जैसा बोला वैसा का वैसा या करके मैंने बोल दिया उस बात को, तो वो क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट। और उसी बात को मैं अपने शब्दों में कह करके बोल दूं, अपने शब्दों में लेकर के उसको बोल दूं, तो वो क्या जाएगा आपका इनडायरेक्ट। देखिए डेफिनेशन इसकी देख लीजिए क्या होता है। डायरेक्ट की डेफिनेशन देखिए क्या है। यानी ऑडियंस, बड़े बेसिक से लेंगे हम। ऑडियंस यानी श्रोता यानी सुनने वाला, ठीक है। ऑडियंस किसी स्पीकर, कोई भी स्पीकर बोलने वाला है, स्पीकर के स्टेटमेंट को, कथन, स्टेटमेंट क्या होता है कथन, स्टेटमेंट का मीन क्या होता है कथन को स्पीकर, वक्ता बोलने वाला, जिसको अपन क्या बोलते हैं वक्ता बोलने वाला, स्पीकर के शब्दों में एक्सप्लेन कर दे, के शब्दों में एक्सप्लेन करें, वही आपका क्या बनता है डायरेक्ट बनता है। बात को समझना। ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को स्पीकर के शब्दों में ही एक्सप्लेन करें, तो वह आपका क्या बन जाता है डायरेक्ट। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट की। तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट यानी कथन, स्टेटमेंट को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करें, अपने शब्दों में एक्सप्लेन करें, वही आपका क्या है इनडायरेक्ट है। देखिए मेरी बात को समझना, यहां पर ये दोनों डेफिनेशन लिखने का मतलब इसलिए था कि आप ये समझ जाएं कि डायरेक्ट में तो क्या होता है और इनडायरेक्ट में क्या है। डायरेक्ट हमेशा इन्वर्टेड कोमा में ही लिखा जाता है। डायरेक्ट जो नरेशन है, डायरेक्ट जो पार्ट है इसका, उसका कुछ भाग इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है, जबकि इनडायरेक्ट में किसी भी प्रकार के इन्वर्टेड कोमा का यूज नहीं किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। दोनों डेफिनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको राइट कर लीजिएगा आप एक बार। जैसे मैं एक बार इन दोनों को समझा देता हूं यहां पर, आपको समझना। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहां पर, जैसे ही सेड आई एम बिजी, ये लिखा, ठीक है। ही सेड आई एम बिजी। तो देखिए ये जो सेंटेंस है आपका, ये सेंटेंस आपका डायरेक्ट का, क्योंकि इसने क्या कर दिया, जो ये स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट को बोलने वाले के जो स्पीकर था उसके ही फॉर्म में इसको यहां पर दर्शा दिया, सेंटेंस बन गया आपका डायरेक्ट का। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है, जैसे मैं इसको अब चेंज कर देता हूं तो ये बन जाएगा ही वॉज बिजी। ये सेंटेंस अब क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट, ठीक है। हालांकि दोनों का जो मीन है वो एक है, लेकिन जो इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो थोड़ा अलग हो गया। एक में इन्वर्टेड कोमा था, दूसरे में इन्वर्टेड कोमा नहीं है। जिसमें इन्वर्टेड कोमा होता है वह डायरेक्ट का होता है, जिसमें इन्वर्टेड कोमा नहीं होता वो सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट का होता है। ये थे इसके कुछ एग्जांपल। अब देखिए नेक्स्ट आगे। देखिए बात को समझना। अब एक होता है आपके डायरेक्ट नरेशन वाला पार्ट, डायरेक्ट स्पीच जिसे अपन बोलते हैं। इस डायरेक्ट जो स्पीच है, नरेशन है आपका,
उसका एक एग्जाम्पल अभी मैंने आपके सामने लिखा था, ही सेड टू मी आई एम बिजी। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर। अब देखना, इस एग्जाम्पल को समझना। डायरेक्टली क्या कहा जाता है कि जो डायरेक्ट स्पीच है उसके दो पार्ट बनते हैं। एक बनता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा बनता है आपके रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, बड़ा बेसिक से ले रहे हैं हम लोग। डायरेक्ट जो नरेशन है आपका, उसके टू पार्ट होते हैं। जो डायरेक्ट सेंटेंस है, देखिए मैं बताऊंगा इस सेंटेंस में कौन कौन सा जो पार्ट है क्या है। एक जो सेंटेंस है उसमें एक पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब का होता है और दूसरा पार्ट रिपोर्टेड स्पीच का होता है। अब इस सेंटेंस में देखिए, यहां पर इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला पार्ट है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं उसे? रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपको ऑलरेडी इन्वर्टेड कोमा है, इन्वर्टेड कोमा। तो सेंटेंस को देखना क्या है। डायरेक्ट स्पीच, टू पार्ट्स होते हैं डायरेक्ट स्पीच के। एक आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, दूसरा आपका रिपोर्टेड स्पीच है। यह एक एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा था जो डायरेक्ट का था। आपको पूछा जाए डायरेक्ट का क्यों है, क्योंकि इसमें इन्वर्टेड कोमा है। चलो जी, डायरेक्ट सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? आप कहोगे डेफिनेटली दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। चलो जी, अब सेंटेंस में देखते हैं कौन सा रिपोर्टिंग है कौन सा रिपोर्टेड है। तो देखिए, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले भाग को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। अब ध्यान से देखना, जब मैं रूल में कोई भी आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो मैं नाम लूंगा उसमें रिपोर्टिंग वर्ब, तो आप समझ जाना इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला भाग। मैं नाम लूंगा रिपोर्टेड स्पीच, तो समझ जाना आप लोग की इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले भाग की बात हो रही है। यहां पर ये आपका इन्वर्टेड कोमा है। इस तरीके से आपका जो है वो डायरेक्ट सेंटेंस बनता है। राइट कर लीजिए इसे या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब यहां पर होता क्या है, बात को समझ रहा हूं। एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। एग्जाम में जो पूछा जाता है वह आपके जो पार्ट है वह है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। यानी एग्जाम में आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछा जाता है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है? डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि डायरेक्ट से जो इनडायरेक्ट है वो कैसे बनाते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहां पर कुछ ऐसे रूल्स लेने होते हैं। जैसे मैंने कहा है यहां पर रूल्स। देखिए, मैं कहूंगा आपको 3 रूल लेने हैं। 3 यदि रूल आपको पता हो गया तो मैं कहता हूं कि कोई भी दुनिया का ऐसा कोई डायरेक्ट सेंटेंस नहीं होगा जो आपको नहीं आता। यानी हर एक रूल आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले रूल को अपन देखते हैं, चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन यानी यदि आप चेंज कर दो पर्सन। देखो, 3 रूल आपको मैंने कहा। देखिए, पहला रूल चेंज ऑफ पर्सन। सेकेंड रूल की बात करते हैं, चेंज ऑफ टेंस। और थर्ड रूल है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो भी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको आप चेंज कर। देखिए, 3 रूल ध्यान रखना, बड़े बेसिक से लेके चलेंगे। चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन को चेंज करना। चेंज ऑफ टेंस, टेंस को चेंज करना। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, और जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको चेंज करना।
यदि ये तीनों रूल मैं किसी सेंटेंस में सेट कर देता हूं और तो वह सेंटेंस जो है आपका क्या बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू रूल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चले जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चेंज ऑफ पर्सन की। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं चेंज ऑफ पर्सन, यानी इन देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाने के लिए सबसे पहले आपको इन तीन रूलों का पता होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको ये तीन रूल नहीं मालूम होंगे तब तक आप किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में नहीं ले जा सकते। तो इसके लिए क्या है, आपको इन रूलों को बड़े ध्यान से समझना है। देखिए सबसे फर्स्ट रूल की बात करते हैं, चेंज ऑफ पर्सन। पहला अपना रूल है इसका चेंज ऑफ पर्सन, कि पर्सन को जो चेंज है वो किस तरीके से किया जाता है। देखिए रूल फर्स्ट है आपका चेंज ऑफ पर्सन। ठीक है, चेंज ऑफ पर्सन। तो आपको पता है कि पर्सन जो है वो तीन टाइप के आपको बता रखा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सन कितने हैं, तीन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तीनों को देखिए, देखिए चेंज ऑफ पर्सन की बात कर रहे थे हम लोग, और चेंज ऑफ पर्सन में मैंने एक आपको फॉर्मूला दिया, सन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, सन फॉर्मूला। बड़े अच्छी तरीके से समझ रहे हैं इसको, यानी सन फॉर्मूला, सन फॉर्मूला 1 2 3। ठीक है, या फिर एक बार इससे पहले आप ये पता कर लें कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिखा मैंने सब्जेक्टिव केस, यहां लिखा मैंने इसकी पॉजिटिव, और यहां पर लिख दिया मैंने इसका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तीनों केस मैंने लिख दिया। यहाँ पर इसको लिखा आई, माई, मी, वी, आवर, अस। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यू, योर, यू। उसके बाद देखेंगे ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। ये आपके टोटल प्रोनाउन है। इसको कहा जाता है, इन दोनों को कहा जाता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ये क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ये है आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, ये है आपकी थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन मैंने तीनों बता दिए आपको, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ये इसकी सब्जेक्टिव केस है, ये इसकी पॉजिटिव फॉर्म है, ये इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब मैं इसी से रिलेटेड आपको बता रहा हूं सन फॉर्मूला। ठीक है, देखिए इस सन फॉर्मूला को ध्यान से समझना, एस ओ एन, मैंने लिखा 1 2 3। देखिए ये तो है आपकी आरवी वाला पार्ट, और ये है आपके आरएस वाला पार्ट। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर कहा आपको कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, मैंने कहा ना ये आरएस वाला है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यदि यहां पर आई और वी है, यदि यहां आई और वी है तो यह क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। यदि यहां सेकंड, दूसरे समझे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यदि यू है तो वह ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। कौन से ऑब्जेक्ट के, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको चेंज करना है। ध्यान से देखना, यहां थर्ड पर्सन प्रोनाउन होने पर एन से समझना नो चेंज,
थर्ड पर्सन प्रोनाउन होने पर आपको उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो एस यानी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा यू तो वह ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन आने पर नो चेंज, आपको उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करना है। ठीक है, चलो देखिए अब यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से ही हम सोल्व आउट करते हैं। ठीक है, चलो देखिए यहां पर मैं इसको भी रहने देता हूं आपके सामने ही, जिससे कि आप एग्जांपल जब समझो तो बड़ी अच्छी तरीके से आप समझ सको। एक्टिव, पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और इसमें सन फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूं यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा, ही सेड टू मी आई एम बिजी, यही था। ठीक है, अभी इसमें तो ये रूल है वो भी बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन जो रूल पढ़ रहे हैं वो केवल जो 3 रूल बता रहे हैं मैंने उनको आप विशेष रूप से देखें। तो यहां पर देखिए जब मैं इस आई को चेंज करूंगा, बात को समझना, यहां तक आपको मैं अन्य रूल जब बताऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। यहां पर जब मैं इस आई को चेंज करता हूं तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गया आई, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो वह सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहां देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही। थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ही, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन एज इट इज ये का ये यहां पर लिख दिया जाता है। तो यहाँ क्या है, ही, तो यहां भी आई की जगह क्या बन जाएगा, ही। समझिए मेरी बात को। अब यहां पर जैसे मैंने सपोज दैट कर दिया यू, ये कर दिया यू आर। ठीक है, अब यू कर दिया तो यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ गया जो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, मी। ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, मी। ये तो ऑब्जेक्टिव केस है और हमें यू क्या है यहाँ सब्जेक्ट, तो अब मी का सब्जेक्ट क्या बना है यहाँ पर आई। तो यहां पर क्योंकि हमें तो यू सब्जेक्ट है ना, तो हमें मी की सब्जेक्टिव केस ही चाहिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई। समझिए मेरी बात को। इस तरीके से आपको ये चेंज करने वाले आना बहुत जरूरी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। एक एग्जांपल और देखिए, इसी में थोड़ी प्रॉब्लम होगी जब आप प्रोनाउन चेंज करोगे। ठीक है, यहां पे लिखा यू सेड टू मी he is reading, इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया। तो देखिए ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन आते हैं तो नो चेंज, आपको उसमें चेंज नहीं करना है। अब देखिए इसमें यहां पर आ गया वी आर। ठीक है, अब देखिए वी क्या है, कौन सा है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के, तो यहाँ क्या है यू, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा यू। बोलो आया कि नहीं समझे। इस तरीके से आप प्रोनाउन वाला बहुत बार जब एक्सरसाइज करोगे इसकी तभी जाके आपको समझ में आएगा। देखिए दो, ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना, कभी भी ये वाला यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। यहां पर एक बात समझना, अभी एक एग्जांपल लिखा था मैंने, he said to me you are playing, ऐसा कुछ एग्जांपल था। अब इसको आप चेंज करते हो तो ये तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऐसा करके ही आ जाए सेंटेंस आपके कि यू आर प्लेइंग, ये आ गया साहब। अब जब आप इस यू को चेंज करोगे तो कैसे करोगे, ये बात समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से देखना। यहां यदि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और यहां यदि यू आ रखा है तो ऐसी स्थिति में यहां पर आप मी मान लेना और मी के अकॉर्डिंग चेंज कर देना, यहां चेंज हो जाएगा आई। और यदि यहां पर आई और वी आ जाता है और यहां पर यू आ जाता है तो आप जो है वो मान लोगे यहां पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन का कोई भी रूप आप मान लेना, ही मान लेना, हिम मान लेना, हर मान लेना, दे मान लेना, जो भी आपको मानना है सो मान सकते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप इसमें चेंज कर दो। समझ गए बात को। यहां पर मी तो कब मानोगे जब यहाँ थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा, यहां पर आई और वी आ जाए तो यहां पर क्या मानना है आपको, अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन की जो भी ऑब्जेक्टिव केस है वो आप कोई भी यहां पर ले सकते हो, आंसर आप बना सकते हो। ये थे आपके चेंज ऑफ पर्सन को चेंज कुछ इस तरीके से किया जाता है। जब एग्जाम्पल देखेंगे तो और भी अच्छा हम लोग इसको समझा देंगे।
ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड जो था वो क्या था। सेकंड जो अपना इसका जो पार्ट है वो अपना पार्ट था चेंज ऑफ टेंस। सेकंड पार्ट था चेंज ऑफ टेंस। टेंस को किस तरीके से चेंज किया जाता है, ध्यान से देखना। यदि डायरेक्ट के सेंटेंस में V1 है, S है या ES आ जाता है तो उसकी V2 बना देते हैं सेकंड। उसी में यदि मान लीजिए डूडज आ जाता है तो उसको क्या बना देंगे, डिड बना देंगे। ठीक है, थर्ड। उसी में मान लीजिए यदि इज आर और एम आ जाता है तो वही क्या बन जाएगी आपकी वॉज और वर। ठीक है, फोर्थ। यदि मान लीजिए यहां पर आपका हैज और हैव आ गया तो ऐसी स्थिति में क्या बन जाएगा, हैड। ठीक है, फोर्थ। उसके बाद में हैज हैव प्लस बीन आ जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, हैड बीन। ठीक है, एक पेन में थोड़ा स्याही लगा लेता हूं। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद में आ गया आपके फिफ्थ पॉइंट पर V2 आ गया या डिड आ गया तो उसको बनाना है आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद में आपके यहां पर आ गया वॉज और वर तो बनाना है उसका हेड बीन। ठीक है, उसके बाद में यहां पर आपके आ गया हेड तो बनाना है आपको हेड का हेड आ जाता है हेड बीन तो हेड बीन का हेड बीन। ठीक है, उसके बाद में यहां पर आ गया आपकी सेल तो सेल का क्या हो जाएगा, शुड। विल का क्या हो जाएगा, वुड। ठीक है, सेल भी आ गया। देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट को समझना ना, फिर आप खुद हल कर लोगे। सेल बी या विल भी आ गया तो ये क्या हो जाएगा, शुड बी या फिर वुड बी। अब देखिए सेल हैव आ गया, सेल हैव आ गया या फिर विल वाला आ गया तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, शुड और वुड और हैव। ठीक है, उसके बाद में सेल हैव बीन आ गया तो वो क्या हो जाएगा, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन। उसके बाद में देखिए यहां पर आ गया कैन तो कैन का क्या बन जाएगा, कुड। मे का क्या बन जाएगा, माइट। ठीक है, इस तरीके से आपका टेंस से संबंधित पूरा का पूरा परिवर्तन होगा जो आपके सामने है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। देखिए आपके सामने कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे हुए हैं। ये आपको जब डायरेक्ट में मिले या डायरेक्ट में हो तो उसका इनडायरेक्ट में ये आपको चेंज करना पड़ता है। यदि आपके डायरेक्ट में दिस होता है तो इनडायरेक्ट में उसको क्या बना दो, दैट बना दो। यदि डायरेक्ट में दीज होता है तो इनडायरेक्ट में उसको दोज बना दो। यदि हियर होता है तो देयर बना दो। नाउ होता है तो देन बना दो। थस होता है तो सो बना दो। हेंस होता है तो थेंस बना दो। यस्टरडे होता है तो द प्रीवियस डे। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है यस्टरडे, क्या बनाना है उसका, द प्रीवियस डे। टुडे होता है उसका बना दीजिए आप दैट डे। दिस डे होता है बना दीजिए दैट डे। टुमारो होता है तो बना दे, या तो बना दे उसको नेक्स्ट डे या फिर बना दे द फॉलोइंग डे। लास्ट डे होता है तो बना दीजिए उसको द प्रीवियस डे, और नेक्स्ट डे होता है तो उसको बना दीजिए द फॉलोइंग डे। इस तरीके से आपके ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी जो रफ नोटबुक है उसमें आप उतार लीजिए। देखते हैं आगे। अब देखते हैं ये रूल आपके दिमाग में सेट हो गए कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे। यहां पर कुछ अदर जो रूल हैं उनको भी फॉलो करना है। जो मेन रूल थे 3 वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखना, मैं डायरेक्ट का सेंटेंस लेता हूं और उसको इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना है। ठीक है, तो चलो देखिए, ही सेज टू
मी, आई एम प्लेइंग। यहां से बड़े जो रूल हैं उनको आप समझना। सबसे पहले फर्स्ट रूल की बात करते हैं, बात को समझना। यदि आरवी, बात को समझना, यदि आरवी प्रेजेंट टेंस की या फिर फ्यूचर टेंस की होती है, फ्यूचर टेंस की होती है आरवी, यदि ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर, पहला रूल लगा लीजिए यहां पर, यदि आरवी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की होती है तो आरएस में, तो आरएस में टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं होगा, टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं होगा। बात को समझ गए? यदि यहां आपके आरवी रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की है तो आरएस यानी यहां पर टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करते हैं, टेंस से संबंधित परिवर्तन यहां पर हमें नहीं करना है। दूसरा रूल, सेंटेंस में आया हुआ, देखिए यदि से आता है, से के बाद यदि टू नहीं आता है तो से का से लिख दो, ठीक है। यदि सेज आता है तो सेज का सेज ही लिख दो, लेकिन यदि से के बाद में टू आ जाता है तो उसको टेल बना दो। जैसा कि यहां सेज के बाद में टू आया है तो हम इसका क्या बना देंगे, अब सेज के बाद में टू आया है तो क्या बना देंगे, टेल्स बना देंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। रिपोर्टिंग वर्ब में यदि आरवी में, दूसरा रूल हो जाएगा, यदि आरवी में से टू है तो से टू है तो सॉरी से है तो से टू है तो टेल, सेज है तो सेज और सेज टू है तो टेल में परिवर्तित कर देंगे। यहां जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो इसके स्थान पर हमें लिखना क्या होगा, अब टेल्स, ठीक है। तीसरा जो इसका रूल बनेगा वो क्या है, देखिए इन्वर्टेड कोमा जो यहां पर आया है इसको हटा करके दैट कनेक्टिंग वर्ब का यूज करते हैं, यानी इस इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर क्या रखना है, हमें दैट रखना है। बाकी अन्य जो भी यहां पर प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन है वो तो आपको करना ही है। अब देखना यहां पर जो हमारा ये एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, इसको जब हम सेंटेंस जो बनाते हैं वो किस प्रकार से इसका सेंटेंस बनेगा। चलो देखिए मैं यहां पर इसका जो आंसर है वो बनाता हूं अभी, ठीक है। रूल आपके सामने लिखे हुए हैं नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखा प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस की है तो आरएस में टेंस से संबंधित परिवर्तन हमें नहीं करना है। चलो देखिए उसके बाद में देखा सेज टू वगैरह इनमें से, तो इनमें से ये है तो इसका क्या बनाना है, टेल्स, तो ये बना दिया मैंने, ही टेल्स मी। फिर उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर किसका यूज करना है, दैट का, तो देखिए इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया, इसके स्थान पर दैट का यूज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आ गया आई, आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही, तो मैं भी यहाँ क्या बना देता हूँ, ही। प्रेजेंट टेंस आ गया तो टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं होगा, तो मैंने इसी टेंस में लिख दिया इज और प्लेइंग। अब देखिए आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सर टेंस से संबंधित परिवर्तन होता कब है, जब यहां पर पास्ट टेंस आ जाएगा, जब यहां आरवी में पास्ट टेंस होगा तो ही आपको टेंस से संबंधित परिवर्तन करने हैं, अन्यथा आपको टेंस से संबंधित परिवर्तन करने ही नहीं है। बात को समझना, बड़ा सिंपल एग्जांपल है ये, ठीक है। इस एग्जांपल में आपने देखा कि जो आरवी थी उस आरवी में यदि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है तो यहां से आप टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करोगे, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर आप दैट का यूज करोगे। और देखिए यहां से आपने देखा कि आरवी में से होता है तो से बना दोगे, सेज आता है तो सेज बनाओगे, यदि से टू आता है तो टेल बना दोगे, और यदि सेज टू आता है तो उसको क्या बना दोगे, टेल्स में परिवर्तित कर दोगे। ये था आपका इसका एग्जाम्पल। अब देखिए नेक्स्ट आगे,
बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल और करना है आपको सॉल्व आउट। दे से इन्वर्टेड वी आर सिंगिंग। दूसरा था एक एग्जाम्पल, he says you were busy। ये दो एग्जाम्पल लिखे मैंने, बड़े सिंपल से एग्जाम्पल है। यहां देखा इस सेंटेंस की आरवी प्रेजेंट टेंस की है, टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं होगा। इसमें भी आरवी प्रेजेंट टेंस की है, टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं होगा। दो बात आपके दिमाग में सेट होगी तो बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दे, अब से होता है तो से का, से इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट का यूज होगा। आई है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या है सब्जेक्ट में दे, तो दे का दे, और उसके बाद में टेंस से संबंधित परिवर्तन करना नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा सेंटेंस लिख दीजिए। लिख दिया, दे आर सिंगिंग। सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं, ये भी आरवी प्रेजेंट टेंस की बता रहा है, तो यहाँ पर आरएस में परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा, ही, उसके बाद में सेज, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट। अब देखिए यू आ गया, सेकंड पर्सन प्रोनाउन नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होने वाला है, लेकिन ऑब्जेक्ट है ही नहीं। यहाँ थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो यहाँ क्या मान लेंगे, मी मान लेते हैं। तो यहाँ मी के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, यहाँ पर आई वॉज बिजी। बात को समझ गए ना, ये चेंज करना बहुत जरूरी है। यू था, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर मी मान लेते हैं। ठीक है, तो मी यू था, अब मी तो ऑब्जेक्टिव केस में था और हमें यहाँ सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो मी की सब्जेक्टिव केस देख लीजिए, उसमें जो मैंने सारणी बनाई थी उसमें क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। इस तरीके से अपना एग्जाम्पल जो है सोल्व आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे, यदि आपकी आरवी पास्ट टेंस की हो जाए, बात को समझना, यदि आरवी पास्ट टेंस की हो जाती है तो उसमें चेंज किस तरीके से किया जाता है। देखिए आगे का अपना जो रूल बनेगा चौथा, यदि आरवी पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो तो टेंस से संबंधित परिवर्तन होंगे, टेंस से संबंधित परिवर्तन होंगे। ठीक है, तो क्या है, टेंस से संबंधित परिवर्तन होंगे। तो देखिए अब हमें एक एग्जांपल लिया, हमने इसका लिखा, ही सेड इन्वर्टेड आई एम बिजी। उसने कहा मैं बिजी हूं। तो देखिए यहां पर ही सेड, अब देखना यहां पर आपको यह भी ध्यान देना है, इसका 5 रूल में यहां बना देता हूं। यदि सेड आता है तो सेड का तो सेड, यदि सेड टू आता है, SAID, सेड टू आता है तो उसको बना दो टोल्ड। ये दो चीज का विशेष ध्यान रखना। तो देखिए सेड का सेड ही आएगा, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर आपको बनाना है दैट। वही बात जो इसका आगे का रूल होगा कि इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर आपको किसका यूज करना है, दैट का यूज करना है। तो यहाँ पर मैंने यूज कर दिया दैट का। आई आया, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होने वाला है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या बन गया, ही। इज आर एम होता है तो किसमें चेंज होगा, वो वॉज वर में, तो ही के साथ वॉज और बीजी। ये आपका एग्जाम्पल बन गया। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम्पल सोल्व आउट करना है। देखिए आरवी पास्ट टेंस हो जाए ना तो टेंस से संबंधित परिवर्तन उसमें करने ही है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया मैंने वो कुछ इस तरीके से है। तो इसकी जो इन्वर्टेड कोमा उसके स्थान पर दैट का यूज कर दो और टेंस से संबंधित जो परिवर्तन है वो अपन सोल्व आउट कर देंगे। अब इसके एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, बाकी अन्य जो इसके रूल हैं वो कल देखेंगे। ये आपके सिंपल जो सेंटेंस थे वो लगभग कंप्लीट हो गए। देखिए मैंने इसी को बना दिया टू फॉर्म में, ही सेड टू मी आई एम बिजी, ये बना दिया। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ही सेड टू किस में चेंज हो जाएगा,
टोल्ड भी हो जाएगा और उसके बाद में मी। सेड टू, देखिए सेड टू होने पर टोल्ड में चेंज कर देते हैं, अभी आपको रूल बताया था। इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर दैट का यूज करना होगा। यहां पर आया आई, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। इजआरएम को किस में चेंज कर देंगे, वॉज, और फिर उसके बाद में बीजी। इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को सोल्व आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आज के लिए इतना ही। अब आगे आने वाली जो क्लास होगी उसमें हम इसके जो और भी जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑब्जेक्टिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपेरेटिव, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।